नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये हमारा सेकेंड वीडियो है आरबीआई सर्कुलर 30 सितंबर 2022 पे बेस्ड। तो आरबीआई के जितने भी सर्कुलर सितंबर महीने में आए हैं उसका ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY विच वाज एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर 2022। इसको कब तक एक्सटेंड किया गया, क्वेश्चन पूछा है। 31 दिसंबर 22, 31 मार्च 23, 30 जून 23 और 30 सितंबर 23, इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आंसर समझ लीजिए। 30 सितंबर तक ये स्कीम थी, जिसको बढ़ा के अभी दिसंबर तक, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये स्कीम क्या थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये सितंबर को एक्सपायर हो रही थी। आपको याद है ना, कोविड-19 जब आया था, उस दौरान 5 केजी फूड ग्रेन्स पर मंथ दे रहे थे ये गरीब लोगों को, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए स्कीम लाई गई थी। चूंकि अभी तक कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस स्कीम को 3 महीने और एक्सटेंड किया जाए। तो इसको स्कीम को कब तक बढ़ा दिया गया है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट फिर से रिव्यू करेगी इस स्कीम को और फिर डिसीजन लेगी कि इसको बंद करना है या और फर्दर एक्सटेंड करना है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली बैंड विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसी यूज ऑफ थर्ड पार्टी एंटिटीज फॉर रीपोजिशन ऑफ द लोन एसेट फॉर रिकवरी। आपको पता है, बीच में एक इंसिडेंट हुआ था एक ट्रैक्टर लोन में, जब रिकवरी एजेंट यानी थर्ड पार्टी जो हम एंगेज करते हैं, बैंक भी एंगेज करते हैं, फाइनेंशियल जो एनबीएफसी हैं वो भी एंगेज करती हैं। ये क्वेश्चन एनबीएफसी का है। एक एनबीएफसी ने थर्ड पार्टी को एंगेज किया था, यानी वसूली एजेंट को, रिकवरी एजेंट को ये अपॉइंट कर रखा था। उन्होंने कुछ जोर जबरदस्ती की बोरोवर या उसके रिलेटिव के साथ में, और उसकी डेथ हो गई। तो ये मामला फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर एनबीएफसी को बोला कि आप थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू रिकवरी नहीं कर सकते। तो ये कौन सी एनबीएफसी थी? बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस। करेक्ट आंसर है आपका महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है ना? परंतु याद रखें, ये थर्ड पार्टी के लिए है, थर्ड पार्टी से आप रिकवरी नहीं करा सकते। हाँ, आपके खुद के एम्प्लॉय तो कर ही सकते हैं ना रिकवरी, तो वो ऑप्शन तो हमेशा खुला रहेगा। ओके, तो आंसर है महिंद्रा फाइनेंस। Which bank has become the first Indian bank to get RBI approval for rupee trade to settle trade in for rupee trade टू सेटल ट्रेड इन इंडियन करेंसी? देखो, आपको पता है ना, जुलाई में आरबीआई ने परमिशन दी थी कि इंडियन करेंसी में ट्रेड्स को सेटल किया जा सकता है। ये परमिशन मिली थी। परमिशन के बेसिस पे बैंकों ने अप्लाई किया, और पहली बैंक कौन सी है जिसको ये लाइसेंस मिला? ये बैंक है आपकी, देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और एचडीएफसी। ये बैंक है आपकी यूको बैंक, कलकत्ता बेस्ड जो यूको बैंक है, उसको रशियन बैंक के साथ वोस्टो अकाउंट ओपन करने की आरबीआई ने परमिशन दी है, और जो ट्रेड है उनको इंडियन रुपीस में सेटल करने की परमिशन मिली है। तो ये फर्स्ट बैंक बना है जिसको इंडियन रुपीस में ट्रेड को सेटल करने की परमिशन हमारे रेगुलेटर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। इन ए स्ट्रेटेजिक मूव टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये जो एनआईपीएल है, द इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, हैज रिसेंटली टाइड अप विद ए लीडिंग ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप यूके बेस्ड। देखो, एक यूके बेस्ड ग्रुप है जो ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, जैसे भारत में एनपीसीआई देखता है। तो एनपीसीआई के एक आर्म है, इंटरनेशनल आर्म जो है एनपीसीआई की, वो है एनआईपीएल। तो एनआईपीएल ने टाई अप किया है किसके साथ में? यूके बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, ताकि क्रॉस बॉर्डर यानी जब दूसरे कंट्रीज में लोग जाते हैं तो वहां पे उनको ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें दिक्कत नहीं हो। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी हमारी डच पेमेंट कंपनी है, टेरापे इसका नाम है, टेरापे। यहां दिया है टेरापे, टेट्रा पे, ग्रैब पे और वर्ड पे। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है आपका? टेरा पे इज द करेक्ट आंसर। ओके, टेरा पे इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर आ गया आपका टेरा पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। एज पर द क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स एचपीआई रिलीज बाय आरबीआई फॉर Q1 22-23, इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का इन्होंने हाउस प्राइस इंडेक्स रिलीज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्राइस सबसे ज्यादा किस जो है सिटी में बढ़े हैं? ये जो इंडेक्स है, ये 10 मेजर सिटीज का डेटा लेते हैं।
चार तो आपको यही दिख रहे हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर। इसके अलावा देखिए चेन्नई भी है, दिल्ली भी है, कोची है, लखनऊ है, मुंबई है। इस तरह से 10 जो मेजर सिटीज हैं उनका ये डेटा लेते हैं और वहाँ देखते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए इंडेक्स निकाले हैं, हाउस प्राइस इंडेक्स। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सिटी है इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर। तो करेक्ट आंसर है इसका कोलकाता। अब देखिए कोलकाता में जो हाउस प्राइस बढ़े हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, वो बढ़े हैं 16%। इसके कंपैरिजन में दूसरा सिटी है बेंगलोर, यहाँ पे प्राइस बढ़े करीब 4%। थर्ड नंबर पे आता है जयपुर, जहाँ पे 2.2% बढ़ा है। तो हाईएस्ट जो प्राइस बढ़ा है वो बढ़ा है कोलकाता में। ओके, तो आंसर है आपका सी, कोलकाता। अब आ रहे हैं एक अगले क्वेश्चन पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जिसको कहते हैं, हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ एलओसी ऑफ $440 million टू गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग कंट्री फॉर पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अदर डेवलपमेंट। फाइनेंशियल जीके का क्वेश्चन है। देखिए इस कंट्री के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है उज्बेकिस्तान को। ये मिला है $448 मिलियन का, और ये किसने दिया है, हमारी एग्जिम बैंक ने दिया है। ओके, तो आंसर है उज्बेकिस्तान। श्रीलंका, मॉरिशस, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान में करेक्ट आंसर है आपका उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। एज ए मेजर टुवर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे एमसीए कहते हैं, ऑन सितंबर 22 नोटिफाइड द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। देखिए अभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या थी कि जिसका 2 करोड़ का पेड अप कैपिटल है और 20 करोड़ तक का टर्नओवर है, उसको हम स्मॉल कंपनी कहते थे। अभी इन्होंने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दिया, 2 करोड़ से बढ़ा के इसको कर दिया है 4 करोड़ और 20 करोड़ से बढ़ा के अप टू टर्नओवर 40 करोड़ कर दिया है। कितना कर दिया है, 40 करोड़। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, एज ए मेजर टुवर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए ऑन सितंबर 22 नोटिफाइड रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ स्मॉल कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. According to this, the threshold for paid up capital requirement for a small company has increased from not exceeding 2 crore to not exceeding 4 crore and turnover from not exceeding 20 crore to not exceeding 40 crore. तो बी करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो 4 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल और 40 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। The time taken for executing the withdrawal request of NPS subscriber has been slashed to how many days? देखो ये पहले थी T+4 days। एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी विड्रॉल की टाइमलाइन को शॉर्टन किया गया है, अभी ये T+2 में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, T+2 डेज। 9th क्वेश्चन ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च्ड ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड lending developed by the RBI Innovation Hub in selected district of मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। आरबीआई इनोवेशन हब ने ये 2 बैंकों के साथ मिलके मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इसको पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड की लेंडिंग है उसको ऑटोमाइज कर दिया जाए, यानी डिजिटलाइज कर दिया जाए। ये 2 बैंक कौन कौन से हैं जिनके साथ आरबीआई इनोवेशन हब ने मिलकर काम किया है? HDFC एंड SBI, ICICI बैंक एंड SBI, यूनियन बैंक एंड फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक। करेक्ट आंसर है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक। इस दोनों बैंकों के साथ मिलकर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने काम किया है केसीसी के डिजिटलाइजेशन पे। ओके, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन पे। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। विच बैंक हैज इशूड एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, जिसको NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज NESL कहते हैं, बिकमिंग फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू डू सो। EBG, देखिए बैंक गारंटी अभी तक हम फिजिकल फॉर्म में इशू करते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू होगी। हैज बीन डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विद NESL, CBC, CBI कमेटी एंड IBA। ये इनकी एक कमेटी बनी है CBC CBI की और इंडियन बैंक एसोसिएशन टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। एक तो प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया एंड एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कहीं पे फोर्ज बैंक गारंटी सबमिट कर दी, बैंक गारंटी में मैनिपुलेशन कर दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी में तो सारा खत्म हो जाएगा। तो EBG विल बी इशूड ऑन द NESL पोर्टल थ्रू एन API बेस्ड डिजिटल वर्कफ्लो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है API बेस्ड डिजिटल वर्कफ्लो के थ्रू इशू होगी। तो ये कौन सी पहली बैंक है जिसने शुरू किया है? इसका नाम है आपका HDFC बैंक।
तो करेक्ट आंसर है आपका HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, विच बैंक एंड स्क्वायर यार्ड लॉन्च ओपन डोर ए को ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम। द ओपन डोर प्लेटफॉर्म विल इंश्योर दैट द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम सर्चिंग टू बाइंग वंस ड्रीम होम, मेरे को घर खरीदना है तो मैं तलाश करने से लेके और बाई करने तक की मेरी जर्नी आसान हो जाए, उसके साथ में एक बैंक ने और स्क्वायर यार्ड ये रियल एस्टेट का एक प्लेटफॉर्म है, इन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो ये बैंक कौन सी है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये बैंक है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने स्क्वायर यार्ड के साथ टाई अप किया है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं, which of the following organization has recently developed a new technology to assess banking services in remote hilly and forest area। हिली और फॉरेस्ट एरिया में आप जानते हैं नेट का इश्यू रहता है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया है, एरियाज विदाउट सैटेलाइट सिग्नल की जरूरत नहीं है, इन्होंने वहां पे लोरा को यूज किया है, लॉन्ग रेंज रेडियो नेटवर्क को। ओके, तो ये किसके साथ में डेवलप किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट है आपका IDRBT, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो हिली और फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, नेटवर्क का इशू रहता है, तो वहां पे इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लोरा से इसको लिंक किया है, और ताकि यहाँ पे इंटरनेट सुविधाएं मिलती रहे। फॉलोइंग रिसेंट डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू एसेस बैंकिंग सेवाएं मिलती रहे, यानी विदाउट इंटरनेट भी बैंकिंग सर्विसेज मिलती रहे। 13 ले रहे हैं, एज पर RBI लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज एट द लेवल ऑफ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था 23 सितंबर 2022 को, ये था $$ 537.5 बिलियन। 537.5 बिलियन। कर्जा ज्यादा है हिंदुस्तान का, आप याद रखें। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा 537.5 बिलियन, 23 सितंबर की फिगर है। और यहां पूछा है आपको इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है मार्च 2022 का, ये फिगर है आपकी 622 बिलियन की। ओके, तो एक्सटर्नल डेट ज्यादा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली आस्क्ड इट्स ब्रांचेस टू अवॉइड टेकिंग मेजर फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ऑन बांग्लादेश until further instructions in major light of a forex crisis। देखो यहाँ पे फॉरेक्स क्राइसिस होने की वजह से इस कंट्री में ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर लेने से इस बैंक ने मना किया है, SBI, BOB, यूको और इंडियन बैंक। इसका करेक्ट आंसर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा लीडर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने नया एक्सपोजर लेने से मना किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 15 क्वेश्चन थे पार्ट 2 के। पार्ट 1 आप पहले ही देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपके सितंबर तक के RBI के सर्कुलर्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।